जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, नहीं तो चलिए हम लोग जानते हैं। रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहता था। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। एक आगे है, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों को चित्र रुपये पैसे पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में हम लोगों ने क्लास अध्याय 6 में भी पढ़ा था। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अध्याय 6 में हमने इसके बारे में बताया था। ये कोई और नहीं, जब गौतम बुद्ध अपना शिक्षा पूरा किए थे तो पहली बार उन्होंने सारनाथ के जगह पे ही जाकर अपना पहला उपदेश दिया था, और उसी सारनाथ के ऊपर ये चित्र बने हुए, शेरों के जो चित्र बने हुए हैं, इसे राजा अशोक ने बनाया था, अपने समय में लगवाया था। आगे देखते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसमें जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इतिहास के जैसे जो राजा थे उसमें से अशोक के निर्देश पर कई जगह पे ऐसे ऐसे पत्थर बनाए गए। इससे पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य का साम्राज्य क्यों कहा जाता है। मतलब वैसे तो जितने लोग थे जो शासन करते थे, उन लोगों के राज्यों को राज्य कहा जाता था, लेकिन अशोक के राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। उसका कारण भी हम लोग आगे जानेंगे, क्योंकि जब राज्य का स्थिति बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए अभी आगे देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पे शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। इससे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि 2500 साल पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उस समय जो था उस सब का उदय हुआ था। अब ये 200 साल आगे आ गए हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात किया जा रहा है ये, तो इसमें तो समय घटते ही जाएगा। 2500 के बाद 2499 इस तरह करके घटते ही जाएगा। तो 2300 साल ईस्वी की बात है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब में मिलते हैं। अब देखते हैं ये चंद्रगुप्त कौन थे। देखिए, इससे पहले एक टॉपिक है वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अब देखिए, यहाँ आपको एक मानचित्र दिख रहा है। इस मानचित्र के बारे में पहले जानते हैं। यहाँ बताया जा रहा है जिन जगहों पे अशोक के शिलालेख मिले, यानी अशोक के लिखे हुए चीज़ जो मिले हुए हैं, लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। और ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बता सकते हैं जहाँ अशोक के अभिलेख मिले। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। देखिए, आज जो भारत है उसका कितने जगहों पे उस समय राजा अशोक के समय में कब्जा था, वो सब आपको लाल बिंदु से दिखाए गए। अब आइए जानते हैं मेन टॉपिक पे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से भी दिखाया गया जो जो नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज के समय में दिल्ली का है, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर भी थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। मतलब उत्तर पश्चिम जो बीच वाला जो जगह पड़ता है, उत्तर ऊपरी मानचित्र का ऊपरी भाग को उत्तर कहते हैं, निचली भाग को दक्षिण कहते हैं। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों को गांव बसे हुए थे। मतलब जो क्षेत्रीय इलाके थे जहां पे किसान वगैरह रहते थे, पशुपालक रहते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, यानी जो बीच का भाग था, उत्तरी और दक्षिणी बीच का भाग, उस जगह पे ज़्यादातर जंगली लोग रहते थे। जंगल भरा हुआ था। जो फल फूल खाते थे उनका संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। आज भी इसलिए कहा जाता है कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है। ये आज नहीं, 2300 साल पहले की बात है। उस समय भी ऐसा ही स्थिति था। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, एक मुख्य प्रश्न आता है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं,
अभी हमने पीछे आप लोगों को बताया था कि हम अभी आगे बताएंगे। जैसे राज्य जो होते हैं वो छोटे होते हैं और साम्राज्य जो होते हैं वो कई राज्यों के बराबर होते हैं, मतलब बहुत सारे राज्यों से मिलके बनते हैं। और उनकी रक्षा के लिए, चूंकि राज्य बड़ा होता है, साम्राज्य बड़ा होता है, तो उनके रक्षा के लिए बड़ी सेना की भी जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, मतलब रक्षा करने के लिए उसके लिए अधिक मंत्रियाँ, उसके लिए अधिक सैनिक, उन लोगों के खान पान, उन लोग अधिक जमींदारों, इन सारे चीज़ों का मतलब हर अधिकार से देखा जाए तो हर प्रकार से हर चीज़ की संसाधन की ज़रूरत ज़्यादा ही होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है, कर इकट्ठा करने जिससे राजकाज का काम चले, इन लोगों के लिए पैसे की जरूरत होती है जो कि जनता से ली जाती है। हमने कर के बारे में भी आपको पीछे बताया है। आगे है साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों का कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। मतलब जो राजा के अधिकारी होते थे वो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कालाबाजारी, घुसखोरी आदि तो नहीं कर रहे हैं, ये सब संदेशवाहक सुन के इधर उधर देखते थे और राजा को जाके सूचित करते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। सम्राट उसी राजा को कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में से शासन किया जाता था। मतलब मौर्य साम्राज्य जो अशोक का साम्राज्य था उसमें कई छोटे छोटे प्रांत थे, जिसको आज के समय में हम लोग देश में राज्य होते हैं, वैसे उस समय साम्राज्य में प्रांत होते थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से, मतलब हर जगह का एक राजधानी होता था और उन राजधानियों से ही वहाँ पे जो राजा होते थे वो शासन करते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। जैसे देखिए बाकी जगहों पे जैसे राजा का जो नियंत्रण होता था वो राजा तो खुद नहीं जा सकता था, तो अपने राजकुमारों को वो राज्यपाल बनाकर, गवर्नर बनाकर भेज देता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। भले राजा के पुत्र राजकुमार वहाँ जाते थे लेकिन उनकी बातें नहीं मानी जाती थी। वहाँ जो स्थानीय भाषा होती थी, बोलचाल होती थी, वो सब उन लोग अपना मानता था, अपना परंपरा था। आगे देखिए परदेशी केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है कि परदेशी केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था। मतलब जो परदेशी केंद्र थे यानी जो शहर थे, उन लोगों का जो बाहरी क्षेत्र होता था, इन इलाकों पे मौर्य शासन सिर्फ मार्ग और नदी, मार्ग मतलब जो रास्ता होता था, मेन रास्ता उस एरिया का जहाँ पे राजकुमारों को भेजा जाता था, उन लोगों पे जो बाहरी क्षेत्र होता था, आंतरिक क्षेत्र को छोड़कर बाहरी क्षेत्र पे इन लोग अपना कब्जा जमाए रखते थे ताकि बाहरी शक्ति को इन पे आक्रमण ना कर सके। आगे आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। मतलब जो भी कर के रूप में मिलता था, जैसे अभी भी लगता है उस समय भी लगता था, कर के रूप में उन लोग इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पदार्थों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में भी इकट्ठा किया जाता था। अब देखिए एक शब्द आता है नजराना। नजराना क्या था? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसा नजराना विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से उसे देते थे। जैसे आज के समय होटल में टिप्स मिलता है लोगों को, या देखिए आप कोई काम करवाने जाइए तो खुशी से आपको जो काम करता है उसको कुछ पैसे देने होते हैं, तो ये होता है नजराना। नजराना हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे देखिए राजधानी में सम्राट। एक शब्द आता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का यानी सम्राट का यहाँ अशोक की बात हो रही है। जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। शोभ यात्रा मतलब पूरे गांव, पूरे जो उनका साम्राज्य था, जब वो निकलते थे तो एक यात्रा निकलता था घोड़ों आदि का। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है और उन्हें अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं, यानी पेड़ साथ साथ राजा के साथ लेकर चलते थे और
इन पेड़ों पे प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। तोता वैसे भी देखिए आज भी हम लोग सिखा के रखते हैं, और उस समय भी तोता सीखे हुए रहते थे। तो उन्हीं तोतों को एक साथ पेड़ों पर बैठा दिया जाता था, जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता, और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाना को चखते। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसके बारे में और भी एक बात बताया है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यहाँ एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 दीवार है। ये उस नगर की बात कर रहा है, क्योंकि नगरों में लोग बाहरी बाहरी तरीके से बाउंड्री करवा देते थे। आपको हमने पीछे भी बताया था। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बना है। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों का घर है। देखिए यहाँ एक सवाल आता है, राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? क्योंकि आप बता सकते हैं, क्योंकि राजा को अपने जान का खतरा रहता था, कब उससे किसका दुश्मनी है और कौन उसे मारना चाहता हो, और खाने में कुछ मिला दे, इससे राजा की जान भी जा सकती है, इसलिए ऐसा होता था। आगे है पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था। देखिए आपने मोहनजोदड़ो में जाना था कि केवल खाद्य प्रबंधक थे, खाद्य उत्पादक थे, वे खाते वगैरह थे, लेकिन अब तो यहाँ साम्राज्य वगैरह आ गया। पाटलिपुत्र में राजा साम्राज्य कर वगैरह लेते थे आदि। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। देखिए इसमें बता रहा है कि जो कर और नजराना लेते थे, उसके बाद जो जंगली इलाके में आते थे उन लोगों से भी यहाँ कुछ लिया जाता था, जैसे कि हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देते थे। अब आता है अशोक, एक अनूठा सम्राट। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। प्राकृत भाषा के बारे में हमने बताया था कि वो आम बोलचाल की भाषा थी। आगे फिर से एक नया शब्द आता है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। मतलब कलिंग का युद्ध, आप उसके बारे में भी स्पेशल देख सकते हैं। इसमें कई लाखों लोगों की जान के गई थी। आगे देखिए, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे इस युद्ध में। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ, ऐसा राजा बोल रहे हैं। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और सरमन भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मतलब जब इस कलिंग के युद्ध करते हैं अशोक, तो इसमें काफ़ी लोगों की जान जाती है और इससे ये काफ़ी विस्मित हो जाते हैं और उस दिन से ये युद्ध ना करने की कसम खाते हैं। और उसके बाद वो एक धर्म अपनाते हैं, दीन, ये इलाही धर्म जो इसमें नहीं दिया है, आपको बता रहे हैं। और एक शब्द इनके आता है धम, ये धम का पालन करते हैं। मैं मानता हूँ कि धम के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि किसी को जीतने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम प्यार के माध्यम से भी किसी के दिल पे राज कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि मेरे बाद हमारे बेटा या पोता इस चीज़ को ना करे। इसलिए वो लोगों के बीच अपने अभिलेखों का यानी अपने लिखित ब्यौरा को लोगों के बीच फैला रहे थे। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए धर्म क्या होता है? धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। यानी हमने बताया था कि प्राकृत भाषा में उस समय से बातचीत की जाती थी, तो धर्म एक संस्कृत शब्द है और इसको प्राकृत भाषा में धर्म कहा जाता था। आगे देखिए, अभी हमने कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। यह उड़ीसा में है। कलिंग जो है उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता था पुराने समय में। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उसने युद्ध से वितृष्णा हो गई। मतलब वो युद्ध से घृणा करने लगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ साइड में एक चित्र दिख रहा होगा। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देख सकते हैं।
यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। मौर्यकालीन वही अशोक के समय का, अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अब देखिए फिर से एक बार अशोक का धर्म क्या था जानते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, मतलब आपको किसी भगवान की पूजा नहीं करनी थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छा व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को, प्रजा का मतलब जो उनके राज्य में रहते थे, उनको निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे, चूँकि 2500 ईसा पूर्व ही बुद्ध और जैन धर्म के लोग जो थे उन्होंने शिक्षा दी थी, और अशोक भी बौद्ध धर्म के काफ़ी बड़े प्रवर्तक थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म महामात नाम के अधिकारी को नियुक्त की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभ पर भी खुदवा दिए थे। शिला मतलब होता है पत्थर, स्तंभ मतलब बिल्डिंग इमारत वगैरह पे खुदवा दिए थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं, जिससे कि झगड़े ना करें अपने आपस में, परिवार में। आगे है, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने अपने दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं और विश्राम गृह मतलब आराम करने के लिए कई जगह घर मकान वगैरह भी बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इस प्रकार कह सकते हैं उन्होंने काफ़ी भलाई का काम किया। अब देखिए अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, मतलब अपनी जहाँ वो राज्य करते थे वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने एक संदेश दिया, एक अपना भाषण दिया। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे, यानी पूजा पाठ करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म पे, और जब यात्रा शुरू करते थे, वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। आज भी हम लोगों का ये है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वही अनुष्ठान की बात कर रहा है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, मतलब इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना तथा ब्राह्मणों तथा शर्मणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। आगे वो कहते हैं कि किसी के भी धर्म के बारे में बुराई करना गलत बात है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। अब देखिए अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी यहाँ बात की गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश यानी उनके ये धर्म के आदेश जो थे, आज भी उनके एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब हमें किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, लोगों का, बड़ों का आदर करना चाहिए। जो हमें अपने बड़े सिखाते हैं वो सारे चीज़ अशोक एक समय धर्मादेश के द्वारा लोगों को बताना चाहते थे, अपनी प्रजा को बताना चाहते थे। आगे है, अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताया है जो आज भी प्रासंगिक है। अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये ब्राह्मणी लिपि में आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि में उत्पन्न हुई है। यहाँ आप या अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए शुरुआत में जो है वो ब्राह्मणी लिपि को या है, बाद में देवनागरी हिंदी में जो है वो दिया है, फिर बांग्ला में या लिखा हुआ है, मलयालम भाषा में या लिखा हुआ है, तमिल भाषा, मतलब यहाँ 1 3 4 5 भाषाओं में आपको या लिखा हुआ दिख रहा है। आगे देखिए आपको एक और मौर्य साम्राज्य से उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, मतलब 100 साल पहले की बात है कि चीन में, जैसे भारत में आज का भारत जो है उस समय अशोक का साम्राज्य था, उस चीन में सम्राटों ने चीन के दीवार का निर्माण शुरू किया था। आपको पता होगा दुनिया के 7 अजूबों में चीन की एक लंबी दीवार भी है। इसका निर्माण उसी समय में हुआ था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएँ बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटे से बनी है। 6400 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा दूरी है।
इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? आप खुद से बता सकते हैं। चीनी साम्राज्य जहाँ पे अपने दीवार बनाने के लिए, अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए मजबूत करने के लिए थे, वहीं अशोक प्रेम का प्रचार करने में व्यस्त थे। उन्होंने अपने देश के साथ साथ, अपने साम्राज्य के साथ अन्य कई देशों में भी इसके लिए उन्होंने प्रचार प्रसार करवाया। इस तरह से हमारा अशोक का अध्याय नंबर 7 समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।